Hey guys, I got a request from couple of students जहां पर मैं जो है इंडिविजुअल चैप्टर्स को लेकर फिजिक्स के फ्रॉम नीट एंड जेडब्ल्यू परस्पेक्टिव रिविजन सेशंस बनाऊं. नाउ द रिविजन नीड्स टू बी वेरी वेरी क्विक एज पॉसिबल, जितना जो है जल्दी इस रिविजन को करवाया जा सके. So based on that request, I'm just attempting this revision session, and the request that I got was for alternating current AC chapter. मैंने कुछ इस तरह से इसको प्लान किया हुआ है कि मैं पहले जो है आपको एक क्विक गो थ्रू करवाऊंगा अबाउट द होल चैप्टर, अ वेरी क्विक सिनॉप्सिस, जिसमें से फॉर्मूले की बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे, और मैं कुछ इस तरह से बोर्ड पे इस चीज को रिप्रेजेंट करके आपको बता दूंगा. एंड देन मैं करीबन 10 12 15 सवाल उसके बाद लूंगा और उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बेस्ड ऑन एवरीथिंग दैट वी रिवाइज्ड इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द सेशन. और उसको जो है हम जब क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा रिवीजन हो जाएगा और एप्लीकेशन भी हमें समझ में आ जाएगा. एंड दैट्स हाउ एक से 1.5 घंटे में हम इस रिवीजन को करने की कंप्लीट कोशिश कर सकते हैं. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट. नाउ वी आर लुकिंग एट ऑल्टरनेटिंग करंट. ऑल्टरनेटिंग करंट में जो है ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही ज्यादा मेमोरी और लॉजिक दोनों ही बेस्ड है. सिर्फ लॉजिक पे पूरी तरह करने की कोशिश मत करना, आपको चीजें याद भी रखनी होगी. सिर्फ याद रखोगे, लॉजिक नहीं इस्तेमाल करोगे, नहीं कर पाओगे. सो ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस. याद क्या रखना है? गिवन सिचुएशन का एग्जैक्ट फॉर्मूला. लॉजिक क्या लगाना है? आंख बंद करके फॉर्मूला मत लगाओ. फॉर्मूला देखो, समझो, सही वैल्यूज को सही जगह लिखो, सही गिवन टाइम पे निकालो, सही गिवन एंगल पे निकालो, सही गिवन मोमेंट पे निकालो. सो यहां पर इस तरह के लॉजिक काम करेंगे. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, सो ऑब्वियसली अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई क्वांटिटी ऑल्टर कर रहा होगा. यहां पर दो क्वांटिटीज मेजरली ऑल्टर कर रहे होते हैं. द फर्स्ट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल व्हिच इज गिवन एज v, और v को जो है ऑल्टरनेट कर रहा होता है ना. इट कैन बी, व्हेन आई से ऑल्टरनेटिंग, ऑल्टरनेटिंग का मतलब क्या है? वक्त के साथ वो बदल रहा है in terms of magnitude as well as direction. So जब मैं V की बात कर रहा हूं then we are talking about potential, और जब मैं I की बात कर रहा हूं we are talking about current. Now this is alternating, that is it is changing in magnitude and direction. Now it might so happen कि वो मैग्नीट्यूड में ना बदले, सिर्फ डायरेक्शन में बदले. इट माइट सो हैपन कि वो मैग्नीट्यूड में भी बदले और डायरेक्शन में भी बदले. ये अल्टरेशन दिखाई कैसे देगा? जैसे अगर आप ये कर्व देखते हैं ऐसे, ये कोई भी क्वांटिटी है यहां पर, सम क्वांटिटी वर्सेस टाइम, टाइम के साथ मैंने कर्व बना दिया है. तो अगर आप इसको देखें तो ऐसे गया, इस तरह गया, इस तरह से फिर से हो गया. व्हाट यू आर एबल टू सी इज इट हैड अ पॉजिटिव वैल्यू, फिर अचानक से नेगेटिव हुआ, कांस्टेंट वैल्यू, फिर से पॉजिटिव हो गया, कांस्टेंट वैल्यू. तो यहां पर अल्टरनेट कर रहा है, but the magnitude is remaining constant, whereas the direction keeps changing because it was positive for this part of the cycle, then it is negative for this part of the cycle, then again this is positive for this part of the cycle. So इस केस में the direction, only डायरेक्शन चेंजेस, यहां पर सिर्फ आपका डायरेक्शन बदल रहा है. whereas अगर आप देखेंगे तो इस तरह का अगर आप ग्राफ बनाएं, इफ यू आर एबल टू सी दिस ग्राफ, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यस, द मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो चेंजिंग, इंक्रीजिंग, बिकमिंग मिनिमम, जीरो, देन नेगेटिव में मैक्स जा रहा है, उसके बाद जीरो पहुंच रहा है. तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज चेंजिंग. यहां पर दोनों ही चीजें बदल रही है. तो यहां पर कौन सी क्वांटिटी अल्टरनेट करने वाली? द क्वांटिटी व्हिच इज गोइंग टू अल्टरनेट विल बी पोटेंशियल एंड करंट, टू फंडामेंटल क्वांटिटीज. अब इस पोटेंशियल और करंट की जो क्वांटिटी है ये ऑल्टरनेट तो कर रहा है, लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे? इसकी इक्वेशन किस तरह से लिखी जाएगी? आप पोटेंशियल को लिखना चाहेंगे तो पोटेंशियल को लिखेंगे V इज इक्वल टू V मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. एंड सिमिलरली अगर आप लिखेंगे I को, तो I को लिखेंगे आप I मैक्स साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव. समझने की कोशिश करना कि इंडिविजुअली मतलब क्या होगा. देन व्हेन आई से V max, then this is the peak value. अगर और यहां I max बोला तो ये भी एक तरह से पीक वैल्यू हो जाएगा. किसका पीक वैल्यू है? दिस इज गोइंग टू बी द पीक वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल, दिस इज गोइंग टू बी द पीक वैल्यू ऑफ द करंट. यहां पर आप देख रहे हो क्वांटिटी पीक वैल्यू, दिस इज कॉल्ड एज द पीक वैल्यू, है ना, पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जो पहुंच पा रहा है वो, राइट. सो पीक वैल्यू.
साइन का फंक्शन होगा, एट टाइम्स आप कोसाइन भी देखोगे, परेशान मत होना, साइन कोसाइन इंटरचेंजेबल होता है. नाउ व्हेन यू लुक एट दिस टर्म, देन दिस इज कॉल्ड एज द फेज. अब फेज क्या होता है? फेज हमेशा बताता है कि गिवन मोमेंट पे, गिवन टाइम पे उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का क्या वैल्यू है और कौन से डायरेक्शन में है, ये बताएगा फेज. आपको ये चीज बताता है. यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये फेज की अलग अलग वैल्यू निकल कर आ सकती है. इट कैन बी 0, इट कैन बी 45 डिग्री, इट कैन बी 90 डिग्री, इट कैन बी 180 डिग्री एंड सो ऑन. एंड अकॉर्डिंगली आपका जो ये टर्म है इसकी वैल्यू बदलती रहेगी. एंड यू नो दैट साइन कैन वेरी फ्रॉम -1 टू +1. सो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव से नेगेटिव होने का मतलब क्या होगा? द डायरेक्शन इज गोइंग टू चेंज, राइट? सो दिस इज द फेज वैल्यू, राइट? अब इसमें जब आप देखते हैं तो आपको दिखेगा कि ओमेगा जो टर्म है यहां पर, इफ यू आर एबल टू सी, देन ओमेगा जो है आपका, दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कि किस फ्रीक्वेंसी वो क्वांटिटी चेंज हो रहा है. एंड फाई इज कॉल्ड एज द इनिशियल फेज. व्हेन आई से इनिशियल फेज, तो इनिशियल फेज कहने का मतलब होता है कि t इक्वल टू 0 पर उसका कितना फेज था. दैट इज कॉल्ड एज इनिशियल फेज. इट विल कम व्हेन यू पुट t इक्वल टू 0, फेज विल बिकम इनिशियल फेज. तो इस तरह से आप इन वैल्यूज को लिखेंगे, राइट? आगे बढ़ते हैं. इन सारी क्वांटिटीज को, ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल, वी आर टॉकिंग अबाउट करंट, इनको अलग अलग फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द करंट एंड द पोटेंशियल. नाउ पीक वैल्यू तो मैं यहां पर डिस्कस कर चुका हूं, तो बॉस ये आपका V max एंड सिमिलरली आपका I max, तो इसकी कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है, वी ऑलरेडी नो अबाउट इट. लेट्स टॉक अबाउट मीन स्क्वायर वैल्यू. नाउ मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है? मीन स्क्वायर इज अ मैथमेटिकल वे ऑफ राइटिंग समथिंग, राइटिंग एन एक्सप्रेशन. कैसे लिखा जाएगा? कभी भी किसी चीज का मीन स्क्वायर निकालना हो ना, तो सबसे पहले उसका स्क्वायर निकालो, सबसे पहले उसका स्क्वायर निकालो, फिर उसका मीन निकालो. पहले स्क्वायर निकालो, फिर मीन निकालो. अब आपके सामने क्वांटिटी डिस्क्रीट हो सकती है. डिस्क्रीट यानी कि लेट्स टॉक अबाउट करंट. सो वी विल हैव I1, I2, I3, I4, I5. नाउ दीज आर डिस्क्रीट वैल्यूज, और डिस्क्रीट वैल्यूज अगर हमारे पास रहे तो उसका हम कैसे स्क्वायर, ये मीन स्क्वायर निकाल पाएंगे? तो लेट्स से I1, I2, I3 करके मेरे पास वैल्यू है. आई हैव गॉट I1, आई हैव गॉट I2 एंड सो ऑन, आई हैव गॉट अंटिल लेट्स से IN. तो इस केस में मीन स्क्वायर कैसे निकालेंगे? सबको स्क्वायर करो. सो I1 स्क्वायर, सबको स्क्वायर करो, I2 स्क्वायर, I3 स्क्वायर एंड IN स्क्वायर, सबको आपको स्क्वायर कर देना है. स्क्वायर करने के बाद सबका मीन निकालो. मीन कैसे निकाला जाता है? मीन निकालने का तरीका होता है कि ऐड करो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी. मीन क्या होता है? एवरेज क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑल दी क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी. तो आप क्या करेंगे? आप इन सबको ऐड कर देंगे. सो आपने इसको ऐड कर दिया, एंड दिस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, और टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज आपका n था. दिस इज गोइंग टू बी आपका I मीन स्क्वायर ms. ये आपका हो जाएगा IMS, दैट इज मीन स्क्वायर करंट. कंटिन्यूअस अगर आपका होता है, यानी कि करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मुझे दे रखा हुआ है. यहां पर अलग अलग करंट नहीं दिए गए, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हुआ है. सो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे दिया होगा वो मुझे दे देंगे ऐसे. लेट्स से I इज इक्वल टू I max साइन ऑफ ओमेगा टी, ऐसे मुझे दे रखा है. लेट्स से कुछ इस तरह से मुझे इसकी वैल्यू दे रखी हुई है, I इज इक्वल टू I max साइन ऑफ ओमेगा टी. तो उस केस में मैं किस तरीके से इसका मीन स्क्वायर निकालूंगा? मीन स्क्वायर निकालने का तरीका क्या होगा? पहले स्क्वायर करो, फिर मीन निकालो. तो स्क्वायर कर दो इसको, तो स्क्वायर किया आपने I स्क्वायर. अब इसका मीन निकालना है. I किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे डिपेंड कर रहा है. तो किसी भी चीज का मीन कैसे निकालेंगे? इस क्वांटिटी को इंटीग्रेट करो विथ रिस्पेक्ट टू dt, द होल अपॉन इंटीग्रेशन dt. ये हो जाएगा आपका I मीन स्क्वायर. ये कब करेंगे हम लोग? जब हमारा क्वांटिटी कंटिन्यूअस होगा. फिर से एक बार बताता हूं, कंटिन्यूअस क्वांटिटी I इज अ फंक्शन ऑफ टाइम मुझे दे रखा हुआ है, और इसका मीन स्क्वायर मुझे निकालना है. तो पहले स्क्वायर करो, फिर मीन करना. तो स्क्वायर किया. किसी भी चीज का मीन कैसे करते हैं? इंटीग्रेशन द क्वांटिटी dt अपॉन इंटीग्रेशन dt. तो यहां पर इंटीग्रेशन द क्वांटिटी, बट इस केस में क्वांटिटी इज नॉट करंट, इस केस में द क्वांटिटी इज square of the current. So I square dt upon integration dt. This becomes the mean square. अब अगला क्वांटिटी आता है. अगला क्वांटिटी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अगला क्वांटिटी हम पढ़ने जा रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर. यानी आपने जो यहां पर मीन स्क्वायर निकाल रखा है उसका रूट आपको लेना है. सो यहां पर मैं लिखूंगा डिस्क्रीट के केस में IRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ IMS. ये मीन स्क्वायर का रूट ले लो, विच कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ
I1 square plus I2 square and so on plus In square the whole upon n. सिमिलरली अगर कंटिन्यूअस क्वांटिटी आपके पास होता तो आप इसका कैसे लिखते हैं, इसी का रूट ले लो. सो I RMS is under root of IMS which is integration I square dt the whole upon integration dt. इस तरह से आप जो है इसका रूट मीन स्क्वायर निकाल सकते हैं. नाउ रूट मीन स्क्वायर दिस इज जनरली कैलकुलेटेड ओवर अ साइकिल. ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं ना यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर, वी कैलकुलेट दिस ओवर अ साइकिल. सो इन दैट केस, वन सेकेंड, यू आर सपोज टू कैलकुलेट दिस ओवर अ साइकिल. तो आपका साइकिल की अगर आप बात करेंगे तो आपकी इंटीग्रेशन की लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर कैपिटल T एंड 0 से लेकर कैपिटल T एंड यू विल एंड अप गेटिंग द वैल्यू ऑफ I RMS. अब I RMS की वैल्यू यहां पर आ चुकी है तो मुझे इसकी वैल्यू को लिखना भी पड़ेगा. हाउ डू वी राइट दैट वैल्यू? आई विल बी कंज्यूमिंग दिस स्पेस नाउ. मैं ये स्पेस यहां पर कंज्यूम करूंगा. तो मीन एवरेज वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर को थोड़ा बाद में लिखते हैं. तो इसको मैं यहां पर रब कर रहा हूं. ठीक है. तो I RMS की वैल्यू जब आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि I RMS इज इक्वल टू आपको मिलेगा I max अपॉन अंडर रूट 2. एंड सिमिलरली आप अगर लिखेंगे V RMS तो ये आपका हो जाएगा V max अपॉन अंडर रूट 2. RMS का मतलब समझना, RMS का मतलब क्या होता है? RMS का मतलब होता है इफेक्टिव वैल्यू. इफेक्टिव वैल्यू यानी कि अगर मैं इस ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट की तरह रिप्रेजेंट करता तो वो कौन सी एक वैल्यू होती जिसको दिखाता, वो होती है इफेक्टिव वैल्यू एंड दैट इज कॉल्ड एज RMS. मैक्सिमम जगह पर ये इस्तेमाल होने वाला है. अब क्वेश्चन में कभी भी बोला हो कि द सोर्स हैज गॉट सो मच पोटेंशियल ऑपरेटिंग एट दिस फ्रीक्वेंसी. फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आपके सामने क्वेश्चन में दे दिया गया, कुछ इस तरह से क्वेश्चन में दिया गया इंफॉर्मेशन, उन्होंने बोल रखा है कि चलो आपके घर का सप्लाई 230 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज, यानी कि 230 वोल्ट का सप्लाई है 50 हर्ट्ज पे. तो इस बात को ध्यान रखना, ये 230 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज नहीं है. जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो हमेशा RMS वाली इंफॉर्मेशन दी जाती है. सो दिस 230 वोल्ट विल बी रिटन एज V RMS इज इक्वल टू 230 वोल्ट. इस चीज का ध्यान रखना. और इससे अगर आपको पीक वैल्यू निकालनी है यानी आपको V max निकालना है तो V max क्या हो जाएगा? √2 टाइम V RMS. सो दिस विल बिकम √2 टाइम V RMS, दैट इज √2 टाइम V RMS. तो √2 टाइम्स आप कर दोगे 230 वोल्ट, ये आपका हो जाएगा पीक वोल्टेज. तो हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन में RMS की वैल्यू डायरेक्टली दी गई होती है. अगर कुछ भी डायरेक्टली दिया गया है तो उसको आपको RMS ही लेना होगा. नाउ एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे? फॉर्म फैक्टर बाद में लिखते हैं. एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल. एवरेज को कैसे लिखा जाएगा ध्यान रखना. अगेन इसमें भी दो चीज आएगी कि आपका सिस्टम डिस्क्रीट है कि आपका सिस्टम कंटिन्यूअस है. डिस्क्रीट कहने का मतलब क्या है? अलग 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 वैल्यू. सो लेट्स से आपके पास अगर करंट है I1 I2 टिल IN तो यहां लिख दो I एवरेज which is I mean is equal to I1 plus I2 plus I3 plus IN the whole upon n. ये हो गया आपका I एवरेज. कंटिन्यूअस अगर है तो आपको करंट दे रखा होगा I is equal to I max sin of ओमेगा t. तो जब आप इसको लिखेंगे तो आपको कंटिन्यूअस के केस में एवरेज वैल्यू निकालना होगा. तो आपको दिखेगा I एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन I dt अपॉन इंटीग्रेशन dt. इस तरह से आपको वैल्यू लिखनी होगी. अब आप ये एवरेज वैल्यू जो है इसमें दो तरीके से आप लिख सकते हैं. ऑब्वियसली व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग यू हैव टू गिव इट अ लिमिट. आपको कोई ना कोई लिमिट देना होगा. एक लोअर लिमिट होगा और एक अपर लिमिट होगा. तो इस केस में I एवरेज आप दो तरीके से लिख सकते हैं. जब आप I एवरेज को लिख सकते हो फुल साइकिल के लिए और आप लिख सकते हो इसको हाफ साइकिल के लिए. जब आप फुल साइकिल के लिए लिखेंगे तो आपको दिखेगा I एवरेज की वैल्यू जो आ जाती है वो 0 होती है. यानी एवरेज करंट जो होता है आपका फुल साइकिल में इन द केस ऑफ AC इज 0, द एवरेज वैल्यू इज 0. whereas in the case of half cycle it's going to be I average is equal to 2 upon pi into I max. ये इसका वैल्यू हो जाएगा हाफ साइकिल में. yes it's going to be 2 upon pi into I max. whatever I have written for current is applicable to potential as well. तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है. right, this was a quick revision on the quantities that we are going to deal with in the case of AC. अब एक काम करते हैं, इस वीडियो को आप जो है पॉज करो और इसको नोट कर लो सारी चीजों को. बाकी चीजें वो पावर फैक्टर वाला जो टर्म था
दैट वाज लाइक यस। तो जो पावर फैक्टर वाला टर्म है हम उसको थोड़ा सा बाद में पढ़ लेंगे, we'll talk about it a little later. So अभी काम करो, अभी वीडियो को पॉज करो and just write down these values. I'll go off from the camera now. इसके जस्ट पहले हमने जो है ऑल्टरनेटिंग करंट के बेसिक नुआंसेस, बेसिक टर्मिनोलॉजीज को जाना था। उसी सीरीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कुछ और पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते इन अ वेरी क्विक रिकैप। लेट्स टॉक अबाउट पावर फैक्टर और पीक फैक्टर। तो अगर आपके सामने कोई भी सवाल आ जाए जिसमें वो पावर फैक्टर की बात करे, देन पावर फैक्टर PF is given as RMS value upon average value. ये चीज याद रखिएगा। Power factor PF is equal to RMS value upon average value. And in this case, ये when you talk about average value, तो average जो होगा वो आपको बताना पड़ेगा किस टाइम में। So यहां पर it's going to be half cycle. So RMS value upon average value in the half cycle. इसी तरह से you are going to have the peak factor. So let me write it as form factor. मैंने power factor पहले कह दिया था गलती से. This is form factor and then you have peak factor. Now peak factor जो होगा, it's going to be the peak value upon the RMS value. ये दोनों ही रेशियो होते हैं। फॉर्म फैक्टर इज गोइंग टू बी आरएमएस वैल्यू अपॉन द एवरेज वैल्यू, लेकिन एवरेज वैल्यू आपको लेना होगा हाफ साइकिल में, क्योंकि अगर आप फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू लेने की कोशिश करेंगे द आंसर विल टर्न आउट टू बी 0 एंड इन द केस ऑफ पीक फैक्टर इट्स गोइंग टू बी पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। अगली चीज देखते हैं, फेज डिफरेंस। जब आप मान लो यहां पर मैं लिख रहा हूं पोटेंशियल, मैंने लिखा V इज इक्वल टू V मैक्स साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस phi 1 and I is equal to I max sin of omega t plus phi 2। एक चीज का ध्यान रखना, फेज डिफरेंस, आप यहां पर पोटेंशियल और करंट के बीच के डिफरेंस निकालना चाह रहे हो, फेज का डिफरेंस। अभी फेज डिफरेंस निकालते कैसे हैं? दिस इज द फेज ऑफ पोटेंशियल, दिस इज द फेज ऑफ करंट। फेज डिफरेंस निकालने से पहले एक चीज का ध्यान रखना कि दोनों का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो सेम होना चाहिए, यानी कि अगर आप यहां साइन रख रहे हो तो यहां भी साइन ही रखना, वरना आप फेज डिफरेंस नहीं निकाल पाएंगे। इट विल नॉट बी पॉसिबल। कॉस है, साइन में कन्वर्ट करो, साइन एंड कोसाइन आर इंटर कन्वर्टेबल, सो कॉस को साइन कर देना, दोनों को सेम रखना बहुत जरूरी है, प्रेफरेबली साइन। नाउ यहां पर फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे? दो तरीके से फेज डिफरेंस निकाला जा सकता है, कि डेल्टा फाई लिखने की कोशिश कर रहा हूं। सो फेज डिफरेंस ऑफ V विथ रिस्पेक्ट टू I, यानी पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू करंट, या फिर आप लिख सकते हो फेज डिफरेंस करंट विथ रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल। अगर आप लिखेंगे पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू करंट, यानी पोटेंशियल के फेज को सबट्रैक्ट कर दो करंट के फेज से। और अगर आप लिखेंगे फेज डिफरेंस ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल, यानी करंट के फेज से पोटेंशियल के फेज को सबट्रैक्ट करो, यानी इसका उल्टा। सो इट्स गोइंग टू बी रिटन एज ओमेगा टी प्लस phi 2 माइनस ओमेगा टी प्लस phi 1। इसको लिखा जाएगा phi 1 माइनस phi 2, इसको लिखा जाएगा phi 2 माइनस phi 1। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर इफ यू सी दैट phi 1 इज ग्रेटर देन phi 2, यानी कि इसकी वैल्यू इससे ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा? दैट पोटेंशियल लीड्स करंट, आपका पोटेंशियल जो करंट को लीड कर रहा है। इसी को लिख सकते हैं वाइस वर्सा, करंट लैग्स पोटेंशियल। अगर आपका phi 2 इज ग्रेटर देन phi 1, तो मैं बोलूंगा करंट लीड्स पोटेंशियल, और इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं दैट पोटेंशियल लैग्स करंट। सो दो फॉर्मेट में आप इसको लिख सकते हैं। That's how you represent the phase difference of two sinusoidal quantities. In this case, the sinusoidal quantities are potential and current. Time difference जानते हैं, time difference क्या होगा? When you talk about time difference, the formula is delta t is equal to phase difference upon 2 pi into time period. अब time period क्या होता है इसको जान लेना। अगर आप किसी भी साइनोसोइडल फंक्शन को लिखते हैं तो इस तरीके से साइनोसोइडल फंक्शन लिखा जाता है। It can be potential, it can be current, it can be anything. तो इसमें this is the complete time. This is 3 times t by 4. This is t by 2 and this is t by 4.
T/4, 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 T/4. So T/4, T/2, 3T/4 एंड कैपिटल T. तो यहां पर आप फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई इंटू टी कर देंगे तो यहां से आपको टाइम डिफरेंस पता चल जाएगा। अब जानने की कोशिश करते हैं रिएक्टेंस। अब रिएक्टेंस क्या होता है, क्यों आता है, इसका डेफिनेशन में यहां पर लिख दे रहा हूं कि रिएक्टेंस इज बेसिकली रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट ऑफ कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। समझने की कोशिश करना, हमने आज तक जो भी सर्किट के बारे में पढ़ा है तो मोस्टली द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्किट दैट वी हैव स्टडीड इज बेसिकली अ रेजिस्टिव सर्किट। एक सिंपल सा रेजिस्टेंस लगा हो, उसमें लाइफ आसान है, राइट? जहां आप उसमें कैपेसिटर लगाते हो या इंडक्टर लगाते हो या दोनों लगा देते हो, लाइफ बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बट एसी में ना एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। एसी क्या बोलता है कि कैपेसिटर को भी रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हो, इंडक्टर को भी रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हो। व्हेन यू आर ट्रीटिंग कैपेसिटर एज अ रेजिस्टेंस और इंडक्टर एज अ रेजिस्टेंस, दे विल बी कॉल्ड एज रिएक्टेंस। सो रिएक्टेंस जो होगा वो रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट होगा अप्लाइड टू कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। यानी कि मैं कैपेसिटेंस को एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूं, इंडक्टेंस को रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूं, लेकिन उस केस में मैं उसको बोलूंगा रिएक्टेंस। तो यहां पर जब हम लेट्स से इंडक्टर को रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे तो उसको हम उसके रिएक्टेंस को बोलेंगे XL, और ये बोला जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। दिस विल बी कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो होगा आपका XL, और इसको लिखा जाएगा ओमेगा इंटू L, वेर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, L is the inductance. And similarly, you will be writing it as कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस आप लिखेंगे तो आप इसको लिखेंगे XC is equal to 1 upon omega C. अब यहां पर आप इसका अगर यूनिट देखेंगे इट विल टर्न आउट टू बी ओम, इसका भी यूनिट देखेंगे तो इट विल टर्न आउट टू बी ओम। सो इस तरीके से आप किसी भी रेजिस्टेंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट, किसी भी सॉकेट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इंपेडेंस। अब इंपेडेंस कहने का मतलब क्या है? अच्छा, ये इंपेडेंस में जाने से पहले इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। लेट्स से इस तरह का मेरा सर्किट था, ये आपका पोटेंशियल दे रखा हुआ है, ये L दे रखा हुआ है। इसको अगर मुझे रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करना है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इसको मैं लिख दूंगा XL, और मैं इसको रेजिस्टेंस का ट्रीटमेंट दे सकता हूं। बट आंख बंद करके मत लगा देना। द रीजन इज कि एसी में इंडक्टर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और कैपेसिटर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और रेजिस्टेंस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम टाइम पे सेम हो, इस बात का कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज इनके बीच में फेज डिफरेंसेस चलते हैं। अब वो फेज डिफरेंसेस क्या चलते हैं इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इवेंचुअली, बट अभी के लिए इस बात को जान के चलो। मैं सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इंडक्टेंस को रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैपेसिटेंस को रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, राइट? अब थोड़ा इंपेडेंस के बारे में जानते हैं। इंपेडेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? इंपेडेंस जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, इंपेडेंस इज बेसिकली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट। किसको लेंगे हम लोग? रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इन तीनों को जब आप अकाउंट में लेकर के सॉल्व करेंगे तो आप उसको बोलेंगे इंडक्टेंस। जैसे हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रखा था कि भाई दुनिया भर का हमें रेजिस्टेंस दे रखा हुआ है, वी वर यूजिंग सम सीरीज और द पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इनका यूज करके हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे। और जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सक्सेसफुली निकाल लेते थे तो उसके बाद हम सिंप्लीफाई कर चुके थे सर्किट को, सॉल्व करना आसान बन जाता था, करंट निकालना आसान बन जाता था। इस केस में भी सेम चीज होगा। इसमें जो इक्विवेलेंट निकल कर आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज इंपेडेंस, और इंपेडेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे Z से। सो लेट्स से मैं यहां पर एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बना रहा हूं, मैं यहां पर एक सीरीज LCR ले रहा हूं, तो सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। V L C, सॉरी L R एंड C।
अब इसको देखो, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना चाहूं, देन दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल रेजिस्टेंस विथ V, और इसको हम बोलेंगे Z, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज इम्पिडेंस। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं। तो अब एक काम करेंगे, मैं थोड़ा सा बगल में हट जा रहा हूं, आपने इस चीज को नोट करना है पॉज करने के बाद, देन विल मूव ऑन टू दी नेक्स्ट कपल ऑफ पॉइंट्स दैट वी नीड टू कवर इन AC। तो हमने जस्ट थोड़ी देर पहले बहुत सारे क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा कि ऑल्टरनेटिंग सर्किट में, ऑल्टरनेटिंग करंट में अलग अलग वैल्यूज क्या आते हैं, पीक वैल्यू क्या होती है, आरएमएस क्या होता है, एवरेज वैल्यू कितनी होती है, रिएक्टेंस क्या होता है, इंपेडेंस क्या होता है। तो ये सारी चीजें जानने के बाद हम ये सारे वैल्यूज को निकालना सीखेंगे अभी अलग अलग तरह की सर्किट में। तो मैंने यहां पर सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द सर्किट लिया है। इन द फर्स्ट केस आई हैव टेकन अ रेजिस्टिव सर्किट, यानी कि एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स ले लिया और उसके साथ रेजिस्टेंस लगाया। In the second case, I am taking an inductive circuit, just inductive circuit with the same source. In the third case, I am taking a capacitive circuit and again with the same source. यानी सब में मैंने सोर्स को सेम रखा है, और ये सोर्स की वैल्यू क्या है? ये सोर्स की वैल्यू है V is equal to V max sin omega t. V is equal to V max sin ओमेगा टी, V इक्वल टू V मैक्स साइन ओमेगा टी। यानी कि तीनों ही केसेस में मैंने जो सोर्स का जो सप्लाई वोल्टेज है वो मैंने तीनों ही केसेस में सेम रखा हुआ है। नाउ इन तीनों केसेस के लिए ये 8 वैल्यूज हमें निकालना आना चाहिए। अगर इन तीनों केसेस के लिए ये 8 वैल्यूज हम निकाल पाए, कौन से 8 वैल्यूज? सप्लाइड वोल्टेज और वोल्टेज सप्लाई, रिएक्टेंस, पीक करंट, एक्चुअल करंट, फेज डिफरेंस, टाइम डिफरेंस, ग्राफ एंड फेज डायग्राम। अगर ये सारी चीज अगर हम लिख पाए इस केस में, तो मुझे लगता है कि आर फंडामेंटल्स, आर बेसिक्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज वेरी फर्म। तो यहां पर ये टेबल मैं भरने वाला हूं। अगर आप टेबल बना के खुद भर सकते हो, देन नथिंग लाइक इट, यू कैन पॉज द वीडियो एंड मेक द टेबल एंड फिल इट योरसेल्फ। इफ यू आर नॉट एबल टू डू सो, लुक इनटू द वीडियो एंड सी हाउ आई एम गोइंग टू फिल इट। बट इसमें चीजें याद भी रखनी होगी। नाउ आप यहां पर रिएक्टेंस देखिए। रिएक्टेंस क्या होता है? रिएक्टेंस इज रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। इस केस में अकेला R ही तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट? और R जो है इसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट है। तो अगर आप पीक करंट लिखना चाहेंगे तो आपको पीक करंट दिखेगा I max इज इक्वल टू V max अपॉन R। ये हो गया आपका पीक करंट, यानी कि मैक्सिमम इतना करंट हो सकता है। I max इज इक्वल टू V max अपॉन R। करंट की वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो यहां आप करंट की वैल्यू लिखेंगे कि आपको दिखेगा करंट इज इक्वल टू I max साइन ऑफ ओमेगा टी। इस तरह से करंट आपका आएगा। दिस विल बी द एक्चुअल करंट। अब इसमें ये वाला जो पॉइंट है ना, ये फोर्थ वाला जो है, इसमें डेरिवेशन इन्वॉल्व है, और ये डेरिवेशन आपने पढ़ते वक्त कर लिया होगा, तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे डेरिवेशन दिखाने की जरूरत है, बिकॉज इट्स अ रिवीजन सेशन। ये बहुत ज्यादा क्विक रिकैप में करवा रहा हूं। सो ये डेरिवेशन से वैल्यू आती है विच आई वांट यू गाइस टू नो, एंड इफ यू डोंट नो इट देन ट्राई टू रिमेंबर इट। अब इस केस में फेज डिफरेंस देखना। नाउ अगर आप देखते हैं कि यहां पर ओमेगा टी और यहां पर ओमेगा टी, देन द फेज डिफरेंस टर्न्स आउट टू बी जीरो। कोई फेज डिफरेंस नहीं है। जब फेज डिफरेंस नहीं है तो टाइम डिफरेंस हो जाएगा आपका जीरो। अब ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ क्या बनाने वाला हूं मैं? ग्राफ बनाने वाला हूं मैं I और V, करंट और पोटेंशियल वर्सेस एक्स एक्सिस में टाइम। तो यहां पर मैं एक्स एक्सिस में टाइम रख रहा हूं इस तरह से, और जो है वाई एक्सिस में पोटेंशियल और करंट रखने वाला हूं। ब्लैक से पोटेंशियल बनाऊंगा, ब्लू से करंट बनाऊंगा। तो यहां पर आप देखेंगे तो पोटेंशियल का तो कर्व ऐसा निकल कर आया, ये रहा पोटेंशियल का कर्व। आपका करंट का भी कर्व सेम निकल कर आएगा। क्यों? बिकॉज दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है। वैल्यू का डिफरेंस हो सकता है बट फेज में डिफरेंस नहीं है। व्हाट डू आई मीन बाय दोनों के बीच में फेज डिफरेंस नहीं है? अगर मैं कहूं कि दो चीजें सेम फेज में है, इट मींस कि दोनों अपने मैक्सिमम वैल्यू को साथ में अचीव करेंगे। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ रिमेंबरिंग फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। सो इफ यू वांट यू कैन जस्ट नोट इट डाउन दैट इफ टू terms or two values or two let's say potential or current are in the same phase, two quantities are in the same phase, then
दे विल अचीव देयर मैक्सिमम वैल्यू साइमल्टेनियसली, साथ में अचीव करने वाले हैं। सो यहां पर ये भी मैक्सिमम वैल्यू साथ में अचीव करेंगे, बस करंट की वैल्यू अलग दिखा रहा हूं। तो ये मैक्सिमम वैल्यू अचीव किया करंट, यस ये रहा आपका, ब्लू में मैंने करंट दिखा दिया, ब्लैक में आपका पोटेंशियल है, ब्लू में आपका करंट है। दोनों ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू को साथ में अचीव किया है। सी, इसने अपनी मैक्सिमम वैल्यू को यहां अचीव किया एंड सिमिलरली इसने अपनी मैक्सिमम वैल्यू को यहां अचीव किया। दे आर अचीविंग इट एट दी सेम टाइम, तो उस चीज का ध्यान रखेंगे। अब बनाएंगे फेज डायग्राम। अब फेज डायग्राम कैसे बनाया जाता है, फेज डायग्राम बनाने का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेना कि फेज डायग्राम कैसे बनाएंगे। फेज डायग्राम बनाने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में वो क्वांटिटी रखा जाता है जो सबके बीच में कॉमन है। यहां पर सबके बीच में कॉमन क्या है, पोटेंशियल पोटेंशियल पोटेंशियल। देखो सप्लाई सब में सेम दिया हुआ है, तो आप अपना एक्स एक्सिस में जो है आप बना दीजिए अपना पोटेंशियल V। अब आपने V बना दिया। अब देखो करंट, V प्लॉट करना है, करंट प्लॉट करना है। अब आप करंट को देखते हैं तो आपको दिख रहा है कि करंट और उसके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, यानी दोनों हैंड टू हैंड चलेंगे, दोनों साथ में चलेंगे। तो आपका करंट ऐसे बना दो, यानी आपका करंट और पोटेंशियल दोनों ही सेम डायरेक्शन में रहेगा, दोनों ही साथ हैंड टू हैंड चलने वाले हैं। अब व्हाट यू कैन डू इज, सिंस मैंने आपको पहला जो है रो भर के दिखा दिया है, अगर अभी चाहो तो फिर से वीडियो पॉज करो, कोशिश करो कि इन दोनों रो को आप भर पाओ। सो अब मैं इसको खुद से करता हूं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका जो यहां पर रिएक्टेंस होगा वो R नहीं होगा, दैट इज गोइंग टू बी XL विच विल बी रिटन एज ओमेगा L, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। और यहां से आप लिखेंगे I max, तो I max अब क्या होगा, V max तो ऐसे ही रहेगा, नीचे आ जाएगा R की जगह इट्स गोइंग टू बी XL। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। और इसमें करंट की वैल्यू आती I इज इक्वल टू I max साइन ऑफ, और इसको थोड़ा सा क्रॉस लिखते हैं ताकि लिखने में स्पेस मिले, I इज इक्वल टू I max साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अगेन ये वैल्यू डेरिवेशन से आने वाली है, तो मैं इसको यहां पर करके नहीं दिखा रहा। अगर आप यहां पर फेज डिफरेंस देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि आपका पोटेंशियल आगे चल रहा है। कंपेयर करो, ट्राई कंपेयरिंग दीज टू। आपको दिख रहा है कि आपका पोटेंशियल आगे चल रहा है, आपका करंट पीछे चल रहा है। सो करंट लैग्स पोटेंशियल बाय पाई बाय टू। तो यहां पर आप लिख दो फेज डिफरेंसेस, फेज डिफरेंस यहां पर निकल कर आ जाएगा, इट्स गोइंग टू बी पाई बाय टू, दैट इज I लैग्स V, यानी करंट जो है पोटेंशियल को लैग कर रहा है। तो यहां पर आपको फेज डिफरेंस पाई बाय टू आ गया, और अगर फेज डिफरेंस यहां पर आपको पाई बाय टू आ गया तो आपका टाइम डिफरेंस हो जाएगा टाइम डिफरेंस आपका हो जाएगा डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इंटू कैपिटल T, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा T बाय 4। यहां पर ग्राफ बना लेते हैं। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। पोटेंशियल का ग्राफ तो आपने ऐसे ही बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पोटेंशियल बन गया। लेकिन देखो करंट पीछे चल रहा है, करंट पीछे चल रहा है, यानी कि पोटेंशियल आगे चल रहा है। यानी अगर मैं लिखूं यहां पर करंट लैग्स V, यानी V लीड्स I, यानी कि करंट जो पोटेंशियल जो है आपके करंट से आगे चल रहा है। अगर पोटेंशियल आपके करंट से आगे चल रहा है, यानी पोटेंशियल ने अपना मैक्सिमा पहले अचीव किया होगा, यानी करंट ने अपना मैक्सिमा बाद में अचीव किया होगा। अगर दोनों साथ में होते तो करंट भी, अगर दोनों साथ में होते तो करंट भी यहीं पर मैक्सिमा लेता, क्योंकि पोटेंशियल ने यहां पर मैक्सिमा लिया। लेकिन पोटेंशियल आगे है, करंट पीछे है, करंट पीछे है, मतलब करंट बाद में मैक्सिमा लेगा, यानी करंट यहां पर मैक्सिमा लेगा। तो यहां पर आप करंट का मैक्सिमा बना दीजिए, तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ये रहा करंट का मैक्सिमा। सो दिस नाउ विल रिप्रेजेंट करंट इन ब्लू। आपको दिख रहा है कि करंट जो है पोटेंशियल के बाद आ रहा है, करंट जो है लैग कर रहा है। अगेन पोटेंशियल सब में कॉमन है, तो आपने V बना दिया, और सिंस करंट लैग कर रहा है, लैग मतलब यहां पर अगर आप फेज डिफरेंस देख पा रहे हैं तो टेक्निकली ये फेज डिफरेंस माइनस पाई बाई टू है। मुझे दिखाना चाहिए था आपको, ये माइनस पाई बाई टू फेज डिफरेंस है, या फिर चलो पाई बाई टू बोलो, उसको माइनस क्या ही बोलना, पाई बाई टू लिखो ना। I लैग्स V, V लैग्स I, या सॉरी I लैग्स V, V लीड्स I। करंट पोटेंशियल से पीछे या पोटेंशियल करंट के आगे। तो मैंने तो बता दिया ना कि कौन आगे कौन पीछे, तो मुझे सिर्फ वैल्यू लिखनी है यहां पर। अब यहां पर जब मैं फेज डायग्राम बनाऊंगा तो मुझे दिख रहा है ना कि करंट पीछे है, तो कैसे बनाते हैं, क्लॉकवाइज तुम्हें पता होगा, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। तो लैग का मतलब क्या होगा, लैग का मतलब नीचे, लीड का मतलब ऊपर। तो पाई बाई टू से करंट नीचे है, तो आपने करंट को
ऐसे दिखा दिया। कितने से आपने दिखा दिया? π/2 से। यहां दिख रहा है दैट करंट इज लैगिंग पोटेंशियल, वो नीचे की डायरेक्शन में। सिमिलरली इसको भरने की कोशिश करते हैं। इस केस में इट्स गोइंग टू बी XC विच विल बी रिटन एज 1/ωc। यहां पर आप लिखेंगे I max is equal to again V max, बट यहां पर नीचे XL नहीं रहेगा, इट्स गोइंग टू बी XC, और I लिखा जाएगा I is equal to I max sin of omega t plus π/2। नाउ यू नीड टू नो दिस, ये डेरिवेशन से आता है कि आपका ओमेगा टी प्लस π/2 निकल कर आएगा। तो यहां आपको दिख रहा है कि करंट जो है वो लीड कर रहा है। इफ यू कंपेयर दीज टू तो आपको दिखेगा करंट लीड कर रहा है। करंट लीड कर रहा है कितने से? π/2 से। तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी π/2, और आप बोलेंगे करंट लीड्स पोटेंशियल और पोटेंशियल लैग्स करंट। दो में से कोई भी एक चीज से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं π/2 से। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको फिर से जो फेज टाइम डिफरेंस निकल कर आएगा दैट विल बी T/4। ग्राफ बनाकर देख लो, ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। आप पोटेंशियल का तो स्टैंडर्ड तरीके से बना ही लो, करंट बनाओ। अब करंट कैसे बनाओगे? अगर दोनों ने साथ में मैक्सिमा लेना होता तो यहां पर ही आ जाता, बट यहां दिख रहा है कि करंट लीड कर रहा है, यानी करंट पहले मैक्सिमा लेगा। करंट पहले मैक्सिमा लेगा मतलब करंट यहां पर मैक्सिमा ले लेगा। देन इन दैट केस करंट यहां पर मैक्सिमम ले लेगा, तो ये आपका करंट हो जाएगा। ऐसे यहां पर लिया, ये ऊपर गया और ऐसे आ गया, तो इसका आपका करंट हो गया ब्लू से। उसने पहले ही मैक्सिमा ले लिया और यहां पर आपका हॉरिजॉन्टली वोल्टेज चला जाएगा। करंट लीड कर रहा है, लीड मतलब ऊपर की तरफ बनाओ, ऊपर की तरफ आपने बनाया तो करंट को आपने ऐसे दिखा दिया और ये आपका हो गया π/2। इस तरीके से आपने 3 सिंपल सर्किट के लिए 8 पैरामीटर्स को लिखना सीखा, जिसमें सब एवरीथिंग टर्न्स आउट टू बाय लॉजिक एक्सेप्ट द करंट। ये डेरिवेशन वाला पार्ट है, मैंने नहीं कराया बिकॉज अपने पास टाइम नहीं है, तो ये आपको याद रखना होगा। इसमें तीनों ही केसेस में व्हाट वाज कॉमन? द कॉमन थिंग वाज कि सबको हमने सेम पोटेंशियल की सप्लाई दी थी। तो ये एक सिंप्लीफाइड सर्किट है। यू डिड इट फॉर रेजिस्टिव, यू डिड इट फॉर इंडक्टिव एंड नाउ यू डिड इट फॉर कैपेसिटिव। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हम कॉम्बिनेशन बनाना शुरू करेंगे। एंड व्हाट दैट कॉम्बिनेशन विल बी, हम रेजिस्टिव इंडक्टिव RL सर्किट, इंडक्टिव कैपेसिटिव LC सर्किट, रेजिस्टिव इंडक्टिव RC सर्किट, ऐसे दो का पैर बनाएंगे और आखिरी में अपनी लाइफ को और कॉम्प्लिकेट कर देंगे और तीनों का पैर बना देंगे कॉल्ड एज LCR circuit. So now what I want is pause the video, note it down, and now we'll be moving forward and looking at the complicated circuits. Before we go on to understand the combination of circuits from LC to RC to LR to LCR, we need to understand the concept called as phasor diagram. Now why do you need a phasor diagram? फेजर डायग्राम आपको इसीलिए जरूरी है क्योंकि फेजर डायग्राम आपकी जिंदगी आसान करेगा और आपको अल्टीमेटली जो चीज निकालना था सर्किट को सॉल्व करने के लिए कॉल्ड एज इंपेडेंस, ये निकाल कर देगा। तो अगर आपको इंपेडेंस पता चल जाए लाइफ इज सॉर्टेड, आराम से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो अब मैं इसमें 2 केसेस डिस्कस करने वाला हूं। पहले केस में LCR सर्किट है। LCR क्यों ले लिया? मैंने तीनों को साथ में ले लिया। अब तीनों को साथ में लेकर मैं आपको बता देता हूं, आपको अगर सिर्फ 2 दिया रहेगा तो तीसरे को हटा देना, तीसरे को कंसिडर मत करना। तो पहले केस में मैं LCR को सीरीज में रख रहा हूं, दूसरे केस में मैंने LCR को पैरेलल रखा, एंड देन विल ट्राई टू सी कि क्या कॉम्बिनेशन निकल कर आएगा। LCR सीरीज में ऐसा दिखेगा, LCR। LCR पैरेलल में ऐसा दिखेगा, L C and then you will have R, और ये रहा इसको सप्लाई। मैं इसको इस तरह से सप्लाई दे रखा हुआ है, ऐसे इस तरह से मैंने इसको सप्लाई दे रखा हुआ है, एंड दिस इज योर V। अब जो है जानने की कोशिश करना कि दिस इज LCR, लेट मी राइट इट एज LCR। तीनों में क्या चीज कॉमन है और क्या चीज डिफरेंट है? फिर रिपीट करूंगा, तीनों में LCR में क्या चीज कॉमन और क्या चीज डिफरेंट है वो जानो। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सिंस ये सब सीरीज में है तो तीनों में जो करंट है वो सेम एंटर करेगा। यहां से आई करंट जाएगा तो यहां से आई करंट जाएगा, यहां से आई करंट जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि तीनों में कॉमन क्या है? तीनों के बीच में द कॉमन क्वांटिटी इज
करंट, और तीनों के बीच में डिफरेंट क्वांटिटी क्या होने वाला है? अगर कोई डिफरेंट क्वांटिटी हुआ भी, देन इफ करंट इज कॉमन तो क्या डिफरेंट हो सकता है? दैट विल बी कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी VL, इसके अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी VC, इसके अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी VR। यहां पर देखो, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां से करंट I जाएगा, तो यहां से करंट आपका IL होगा, यहां से करंट आपका IC होगा, यहां से करंट आपका IR होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सबके बीच में कॉमन क्या है? यहां से जो पोटेंशियल सप्लाई हुआ था V इज इक्वल टू V मैक्स साइन ऑफ ओमेगा टी, तो यही पोटेंशियल का जो सप्लाई है वो इसके अक्रॉस भी सेम है, इसके अक्रॉस भी सेम है, और इसके अक्रॉस भी सेम है, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रिमेन्स सेम। हाउएवर इसमें सबके अक्रॉस क्या सेम है? इट्स गोइंग टू बी करंट I एंड I, और यहां पर सप्लाई जो आपको दे रखा हुआ होगा दैट विल बी अगेन V, पोटेंशियल आपको दे रखा हुआ रहेगा। तो यहां पर डिफरेंट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर अगर आप कॉमन चीज देखेंगे तो आपको कॉमन यहां पर दिखने वाला है, द कॉमन क्वांटिटी दैट यू विल हैव विल बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द डिवाइसेस आर कॉमन, वेयरएज यहां पर करंट अगर आप देखेंगे तो करंट डिफरेंट, और आई शुड रादर राइट इट एज कैन बी डिफरेंट। हो सकता है किसी में सेम निकल आ जाए तो सेफर साइड रहेगा कैन लिखने के लिए। अब इसमें टर्मिनोलॉजीज को लिखा कैसे जाता है समझना। लिखा कुछ ऐसे जाएगा कि आप लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L इज इक्वल टू करंट सब में सेम है इनटू I इंटू R लिखना चाहिए, पर इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग? XL। ध्यान में, रेजिस्टेंस की जगह रिएक्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C इज इक्वल टू करंट सब में सेम XC। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R इज इक्वल टू करंट सब में सेम इनटू R। इस तरीके से हम टर्मिनोलॉजी को लिखेंगे। यहां पर कुछ ऐसे मैंने लिख दिया। यहां पर क्या लिखा जाएगा? यहां पर लिखा जाएगा कि पोटेंशियल V, इसमें लिखेंगे हम लोग, देखो V सब में सेम है, तो V अक्रॉस L विच इज नथिंग बट दिस V ओनली इज इक्वल टू IL इंटू XL। इसमें V अक्रॉस C इज इक्वल टू V ओनली इज इक्वल टू I अक्रॉस C इंटू XC, एंड V अक्रॉस R इज इक्वल टू V ओनली I अक्रॉस R इंटू R। ये चीज हमने यहां पर ऐसे लिख दिया। यहां पर कॉमन क्या चल रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर कॉमन चल रहा है आपका करंट। तो इस तरह से हमने वैल्यू निकाल दिया। तो ये तो मैंने बता दिया व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडिविजुअल डिवाइसेस, जो कि मैं लिख सकता हूं। ये मैंने एक्चुअल लिखा है। आप चाहो तो इसको मैक्स भी लिख सकते हो। मैक्स इज इक्वल टू दिस मैक्स, मैक्स इज इक्वल टू दिस मैक्स, मैक्स इज इक्वल टू दिस मैक्स करके आप वैल्यूज को लिख सकते हैं। तो यहां पर इस तरह से हमने लिख दिया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि जैसे ये मैंने लिखा है, जैसे मैंने लिखा VL इज इक्वल टू I इंटू XL, दैट इज यहां पर मैं चाहूं, दिस इंप्लाइज कि मैं लिख सकता हूं VL मैक्स, यानी कि मैक्सिमम टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर कैन बी रिटन एज I की जगह लिख दो I मैक्स इंटू XL। तो यानी कि आप इससे मैक्सिमम वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। नाउ अब अगर आप देखेंगे इसमें तो आपको ऐसा दिखेगा, अगर आप डीसी सर्किट सॉल्व करते, तो आप सीधा सीधा बोल देते V इज इक्वल टू V अक्रॉस L प्लस V अक्रॉस C प्लस V अक्रॉस R। अगर आप डीसी सर्किट सॉल्व करते तो, क्योंकि डीसी डायरेक्ट करंट सर्किट में तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एक दूसरे से फेज में रिलेटेड नहीं है। ऐसा नहीं होता कि जब ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम है। नो, ये फेज डिफरेंसेस कैरी नहीं करते, क्योंकि कोई फेज डिफरेंस होता ही नहीं है। हाउएवर एसी में फेज डिफरेंस होता है। डीसी में आप ऐसा लिखते चलेगा, लेकिन इफ यू ट्राई टू राइट डाउन द सेम थिंग इन एसी, तो एसी में अगर आप लिखेंगे V इज इक्वल टू V अक्रॉस L प्लस V अक्रॉस C प्लस V अक्रॉस R, देन दिस विल टर्न आउट टू बी अ मेजर ब्लंडर। आप ऐसे नहीं लिख सकते। आपको एसी में क्या लिखना होगा? एसी में आपको लिखना होगा कि V की जगह लिख दो V वेक्टर इज इक्वल टू VL वेक्टर प्लस VC वेक्टर प्लस VR वेक्टर।
Now the question that might come to your mind कि सर इसको वेक्टर क्यों लिया? The definition, the understanding of why it has been taken as vector is something that I'm not getting into at this point of time because it will not help us, because उस derivation में हम नहीं जाएंगे. It's a quick revision session. तो जो बोल रहा हूं मान के चलो, you take this as a vector quantity. तो इसको आप वेक्टर की तरह लिखो. जब आप इसको वेक्टर की तरह लिखेंगे तो क्या होगा? अच्छा, इसको आप लिख देंगे यहां पर VL को आपने यहां पर लिख दिया. Now what I'm doing here is I think we have run out of space a little, but ठीक है, एक काम करते हैं, मैं जो है आपको LCR in parallel जो है ना वो बाद में पढ़ा दूंगा. Do we have some space? कहां लिखूं? बोर्ड तो भर गया है, कोई दिक्कत नहीं है. ऐसा करते हैं, LCR इन पैरेलल को बाद में लेते हैं, LCR इन सीरीज पहले समझा देता हूं, ठीक है, क्योंकि जगह कम पड़ रही है. वापस आएंगे, फिर से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मन छोटा करने की जरूरत नहीं है. So I'm taking this off. Okay. So इस तरीके से हम इसको लिखने वाले हैं. अच्छा, एक बात बताओ, इफ यू रिमेंबर मैंने तुमको बोला था इंपेडेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है, इंपेडेंस का कॉन्सेप्ट अगर आप यूज करेंगे तो एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को आप एक सिंप्लीफाइड सर्किट में रिप्लेस कर देते थे, राइट? और इसको आप बोलते थे Z, और आप ऐसे बना देंगे इसको, एंड दिस विल बी गिवन एज V. तो इसके हिसाब से अगर आप जाएंगे तो ये वाले टर्म को मैं दोबारा कैसे लिख सकता हूं? मैं इसके हिसाब से अगर लिखना चाहूं, then I'll be able to write it as V is equal to I Z. खुद सोचना, ओम्स लॉ की तरह V is equal to I Z. Similarly, V max is equal to I max into Z. तो ये सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने लिख दिया. नाउ यहां पर आ जाओ, यहां पर अगर आप आकर के लिखेंगे देन व्हाट डू वी राइट हियर इज, इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में मैं लिखना चाह रहा हूं, देन आई कैन राइट इट एज V को लिख दिया मैंने I into Z वेक्टर. ध्यान देना, I wrote it as I into Z vector, and this I have written it as I into VL. VL will become XL vector plus I XC vector plus I into R vector. अब इसमें जो है मैंने इनको सब्स्टिट्यूट कर दिया, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो I है यहां से कटेगा, and we end up getting that Z is equal to XL vector plus XC vector plus R vector. This is what we have got. इसकी हमें जरूरत पड़ेगी. मुझे जो मैंने यहां पर बोला ना आपको फेजर डायग्राम क्यों बनाना है, मुझे फेजर डायग्राम बनाना है इस चीज को समझने के लिए, इसको समझने के लिए मैं बनाने वाला हूं फेजर डायग्राम. क्यों पता है? एक्सेल मुझे पता होगा, XC मुझे पता होगा, R मुझे पता होगा. जैसी ये तीन चीज मुझे पता चलेगा, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स मैं Z निकाल लूंगा. और अगर मुझे Z पता चल गया तो मुझे करंट पता चल जाएगा, मुझे करंट पता चल गया तो मैं इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेस को भी निकाल सकता हूं. आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू. अब इसको हम कैसे डील करेंगे वो मैं तुम्हें बताता हूं. यहां पर बात करते हैं फेजर डायग्राम की. फेजर डायग्राम बनेगा कैसा? फेजर डायग्राम में मैंने आपसे कहा था जो सबके बीच में कॉमन चीज हो उसको हॉरिजॉन्टली बनाओ. सबके बीच में यहां पर कॉमन क्या है? इट इज दी करंट. तो आपने जो है यहां पर करंट को हॉरिजॉन्टली बना दिया, ये आपने लिखा करंट. अब करंट आप बना चुके हैं तो अब लिखो आप पोटेंशियल. तीनों क्वांटिटी के लिए लिखो. अगर आपको ध्यान में होगा तो पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था, वो करंट के बराबर चलता है. पढ़ा था ना अभी हमने, जो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में देखा था कि आपका करंट के बराबर चलता है पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? दे आर इन फेज. चाहिए तो मैं यहां पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और ऐड कर दे रहा हूं विच माइट हेल्प यू. यहां लिख देता हूं इस चीज को मैं. यहां पर ध्यान देना, आपका लिख रहे हम लोग V विथ रिस्पेक्ट टू I. तो जब आपका रेजिस्टिव सर्किट था तो ये क्या था? V इन फेज विथ I.
जब आपका प्योरली इंडक्टिव था तो V वॉज लीडिंग, V लीड्स I बाय पाई बाय 2, यानी V जो है पाई बाय 2 से करंट को लीड करता था। हमने वहां पर देखा था करंट जो है पोटेंशियल को लैग करता था। और जब आपका C था तो V लैग्स I बाय पाई बाय 2, वहां पर हमने लिखा था करंट लीड्स V बाय पाई बाय 2 विच इज इक्विवेलेंट टू V लैग्स I बाय पाई बाय 2। अब यहां पर V को लाकर के प्लॉट करो। जब आपको यहां पर V को लाकर के प्लॉट करते हैं तो आपको दिखता है कि ये आपका जो हो जाएगा दिस, इसको ऐसे डॉटेड में लिखो बिकॉज ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है। तो ये आपका हो जाएगा वी आर, ये वी आर हो गया करंट के अलोंग। V अक्रॉस L लीड्स करंट, करंट को लीड कर रहा है, सो ये आपका हो जाएगा VL। V अक्रॉस C लैग्स, तो ये आपका हो जाएगा VC। इस तरीके से मैंने ला करके इन वेक्टर्स को प्लॉट कर दिया है। इसको मैं वेक्टर्स की तरह ट्रीट करने वाला हूं। अब आई विल बी ट्रीटिंग दीज एज वेक्टर क्वांटिटी। अब इसको जो है हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हाउ डू वी सिंप्लीफाई दैट, दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब जो है मैं मान लेता हूं कि लेट से VL, अच्छा यहां पर जो है इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है, मैं ये वाली वैल्यूज है ना, ये सारी वैल्यूज जो है यहां पर प्लॉट कर देता हूं। तो VL को मैं क्या लिख सकता हूं, VR को मैं लिख सकता हूं I इंटू XR और I इंटू R, तो ये R बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा XL और ये आपका हो जाएगा XC। इस तरह से निकल कर आ गया आपका सिंप्लीफिकेशन, बिकॉज यू नो दैट करंट इज कॉमन अमंग ऑल टू। ये तीन वेक्टर को सॉल्व करने से मुझे मिलेगा Z, जो कि मैं यहां पर निकालना चाह रहा हूं। तो इस Z की वैल्यू को मैं कैसे निकालने वाला हूं। नाउ वी हैव रन आउट ऑफ स्पेस अ लिटिल, तो मैं क्या कर रहा हूं, आई एम जस्ट रबिंग दिस पार्ट, दिस पर्टिकुलर पार्ट, और उसी एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं। लेट मी क्रिएट सम स्पेस फटाफट। तो यहां से मैं देख पा रहा हूं कि मेरा जो है ये, अब मैं यहां पर एक अजम्पशन लेके चल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि लेट्स से कि आपका XL इज ग्रेटर देन XR, तो आपको क्या दिखेगा कि ये वाला जो है आपने R लिखा, XL ग्रेटर देन XR है, तो आपने ये ऊपर कर दिया और इसको बोला XL माइनस XR, क्योंकि XL ग्रेटर देन XR है। तो आपको अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, एंड एज पर पैरेललोग्राम लॉ इन दोनों का रिजल्टेंट ये निकल कर आएगा। दिस विल बी द रिजल्टेंट, और इस रिजल्टेंट को हम बोलते हैं Z, और इसको हम बोलेंगे Z, इसको बोलेंगे। एंड एज पर पैरेललोग्राम लॉ आप बोल सकते हैं दैट Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ XL माइनस XR द होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहां से आपको आ गया XL माइनस XR द होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, जिससे Z की वैल्यू आ गई। एंड ये जो एंगल है, इस एंगल को हम बोल देंगे डेल, और यहां से आप लिखेंगे tan ऑफ डेल इज इक्वल टू XL माइनस XR अपॉन R, XL माइनस XR अपॉन R। ये जो डेल है, दिस इज द एंगल मेड बाय द इंपेडेंस विथ R। और कॉस, एक और टर्म यहां पर डिफाइन किया जाता है जिसे हम कहते हैं कॉस ऑफ डेल, और इस कॉस ऑफ डेल को बोला जाता है पावर फैक्टर। और ये कॉस ऑफ डेल की वैल्यू हमें निकल कर आती है, कॉस ऑफ डेल यानी कि R अपॉन Z, विच इज R अपॉन अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC द होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने Z की वैल्यू निकाली, डेल निकाल लिया और पावर फैक्टर को निकाल लिया। अब ये पावर फैक्टर क्या होता है इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन सब्सिक्वेंट सेशंस, बट यहां से आपने बेसिकली अपनी Z की वैल्यू को निकाल लिया है। एंड वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ Z, you can now get all the values that you wanted. For example, कैसे लिख सकते हो आप सर्किट की सारी वैल्यूज को?
LCR सर्किट चल रहा था आपका, LCR इस तरह का सर्किट चल रहा था आपका, राइट, एंड दिस वाज द सप्लाई. This supply was V is equal to V max sin of omega t. इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस was VL, इसके अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस was VC, इसके अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस was VR. This current was I. तो यहां से आप लिख सकते हो बकायदा I is equal to V upon Z, which is going to be V max upon Z sin of ओमेगा टी. देखो कितने अच्छे से लिख लिया आपने इसको. फिर आप लिख सकते हो V अक्रॉस L इज इक्वल टू I इंटू XL. सो आपका I की वैल्यू लिख दो और XL की वैल्यू लिख दो, क्योंकि I आ चुका है ना, तो अब यहां पर इसको बकायदा लिख सकते हो और बड़ी आसानी से आप इस चीज को लिख दोगे. सिमिलरली यू विल बी एबल टू राइट V अक्रॉस C एंड यू विल बी एबल टू राइट V अक्रॉस R. You can also replicate the same and you can get the maximum values. For example, you can write I max is equal to V max upon Z and put the value of Z. तो आपको Z एक बार आ गया ना, once you have got Z, you get I आ गया ना, VL आ जाएगा, VC आ जाएगा, VR आ जाएगा. उसके बाद क्वेश्चन में जो भी पूछा हो आप उसको बखूबे जवाब दे सकते हो. आपको करंट पता है, आपको पोटेंशियल ड्रॉप पता है इसके अक्रॉस, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो. यहां पर चाहो तो फिर दोबारा चेक कर लेना. अगर तुम सोचोगे कि यार मैं लिख दूं V इज इक्वल टू VL प्लस VC प्लस VR, तुम देखना ये गलत हो जाएगा, ये मैच ही नहीं करेगा. व्हाई? बिकॉज आप इसको स्केलर ट्रीटमेंट नहीं दे सकते. स्केलर DC में किया जाता है, AC में AC विल डिमांड वेक्टर अप्रोच. यहां पर हमें वेक्टर अप्रोच को यूज करना होगा. दिस वॉज फॉर LCR सर्किट इन सीरीज. Now I'm going to do the whole analysis for a parallel combination as well. But before we do that, what I want is you need to pause the video and make a quick note of this, ताकि आपको पता चले कि किस टर्म को हम कैसे निकालते हैं. All right, just पहले हमने जो है LCR in series solve किया था, अब हम LCR in parallel करने वाले हैं. The analysis is going to remain same. The treatment that we gave to potential इन केस ऑफ LCR इन सीरीज, वो ट्रीटमेंट यहां पर करंट को मिलेगा. तो वहां जो सारी चीजें पोटेंशियल के साथ हुई थी वो यहां करंट के साथ होगी. वहां पर सबके बीच में कॉमन क्या था? करंट. यहां पर सबके बीच में कॉमन क्या होगा? पोटेंशियल. तो ये LCR आपने लिख दिया है सीरीज में. दिस इज गोइंग टू बी L, दिस इज गोइंग टू बी C, दिस इज गोइंग टू बी R. आपने सप्लाई किया पोटेंशियल V, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी VL, और इसको VR और इसकी वैल्यू भी जो है V होगा. इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी VC और इसकी वैल्यू भी V होगी. इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी VL और इसकी वैल्यू भी V होने वाली है. इसमें डिफरेंट क्या होगा सबके बीच में कि यहां से करंट जो निकलेगा वो होगा I, यहां से करंट जो आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज IL, यहां से जो करंट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज IC, यहां से करंट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज IR. एंड द पर्पस इज कि मैं किस तरीके से इस पर्टिकुलर सिस्टम को सिंप्लीफाई करके एक आसान सा सर्किट बना दूं और मेरा कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से दिखना शुरू हो जाए. तो ये हो जाएगा Z. दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू अचीव इन दिस केस, और वो हम कैसे सॉल्व करेंगे. नाउ यहां पर देखना, यहां पर जो है जिस तरीके से, रिमेंबर मैं ज्यादा एनालिसिस में नहीं जा रहा बिकॉज इट इज नाउ वेरी वेल अंडरस्टूड. तुम्हें याद होगा जब हमने LCR इन सीरीज किया था तो उस केस में भी रोट दिस दैट V टोटल वाज V, और यहां पर हमने लिखा था पॉइंट नंबर 1 I वाज कॉमन, करंट कॉमन था, और फिर हमने लिखा था V वाज डिफरेंट, ये हमने लिखा था. और इसके लिए हमने इक्वेशन बनाई थी दैट I, यहां पर हमने लिखा था that the supply was what we wrote over there was V vector is equal to V across L vector format plus V across C vector format plus V across R vector format. इस तरीके से जो है हमने उस चीज को किया था. We wrote it like this. Now यहां पर LCR in parallel है, तो जब LCR in parallel होगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे? Try to understand. मैं सेम लॉजिक को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा हूं. यहां पर V is common, since V is common तो यहां पर हम लिखने वाले हैं I is
डिफरेंट, यहां पर करंट जो है डिफरेंट हो जाएगा, तो यहां पर मैं लिखूंगा नेट करंट, इसको वेक्टर अप्रोच दे देंगे एंड विल बी राइटिंग इट एज आई अक्रॉस एल प्लस आई अक्रॉस सी प्लस आई अक्रॉस आर इन दी वेक्टर फॉर्मेट। तो यहां पर हमें करंट को वेक्टर की तरह ट्रीट करना है, वहां पर हमें पोटेंशियल को वेक्टर की तरह ट्रीट करना था। तो यहां से आपको दिखेगा आई को क्या लिखा जा सकता है, लेट मी टेल यू, यहां पर आप लिखेंगे VL और यू कैन से दैट VL इज इक्वल टू IL इंटू XL, राइट। और इसी को मैं लिख सकता हूं V, यहां पर मैं लिखूंगा VC इज इक्वल टू IC इंटू XC, इसी को मैं लिखूंगा V। देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V। VR को मैं लिखूंगा I अक्रॉस R इंटू R और इसको मैं लिखूंगा V। तो यहां से अगर मैं इसको इनपुट करूं तो I वेक्टर मुझे क्या दिख जाएगा, I वेक्टर। अच्छा, और सेम चीज मैं यहां पर अप्लाई करूंगा, तो यहां पर मैं बोलूंगा कि ये तो I जा रहा है तो मैं, और ये V है, तो मैं बोलूंगा V इज इक्वल टू I इंटू Z। दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वेक्टर 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 क्वांटिटी की बात चल रही है ना यहां पर, तो यहां पर वेक्टर क्वांटिटी का ट्रीटमेंट किस तरीके से निकल कर आएगा, दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व। व्हाट आई वांट इज दैट यू गाइस शुड पॉज दिस एंड ट्राई टू assimilate everything that we learned। मैं यहां पर इसको बता करके ना इसकी एनालिसिस का पॉइंट ऑफ व्यू खत्म नहीं करना चाहता। इट्स नॉट जस्ट कि आप जाकर के जो है पूरा कहते हैं ना कि सिर्फ देख करके पूरी चीजों को समझ जाए एंड यू ट्राइंग टू जस्ट गो थ्रू, देखते देखते समझने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज, आई वांट कि आप इसको सॉल्व करो, बकायदा थोड़ा प्रैक्टिस करो। जिस तरह से मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया है, आप पैरेलल को कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने की कोशिश करो। आई हैव गिवन यू दिस इंफॉर्मेशन, आई हैव गिवन यू दिस इंफॉर्मेशन एंड आई हैव गिवन यू दिस इंफॉर्मेशन एंड फाइनली आई हैव रिटन दिस। तो कोशिश करो कि आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाओगे। आई एम रेस्टिंग इट ओवर हियर, मैं यहां पर इस चीज को थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूं, थोड़ा सा छोड़ रहा हूं, और इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करने जा रहा हूं। आई विल बी टॉकिंग अबाउट पावर फैक्टर, आई विल बी टॉकिंग अबाउट पावर ऑफ द सर्किट, बट बिफोर आई वेंचर इनटू दैट, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये आपको खुद सॉल्व करना है और फिगर आउट करना है कि कैसे आप जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम चीज को लिख पाएंगे। सीरीज के बारे में मैंने आपको बता दिया, 99% ऑफ द केसेस में क्वेश्चन सीरीज का ही होता है, बट देयर इज अ 1% प्रोबेबिलिटी कि जेडब्ल्यू और नीट में क्वेश्चन पैरेलल से भी आ सकता है। तो प्लीज सॉल्व दिस बाय योरसेल्फ। इसके जस्ट अभी नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में हम पढ़ने वाले हैं पावर के बारे में। ओके, जिस तरह से हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए सॉल्व किया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए मैं तुम्हें इसका थोड़ा एक्सटेंशन बता देता हूं, बिकॉज अदरवाइज दिस माइट बिकम अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। तो इसका एक्सटेंशन कैसे होगा, हाउ वुड यू सॉल्व इट। अब इसका हम फेजर डायग्राम बना लेते हैं। फेजर डायग्राम मैं कैसे बनाने वाला हूं, ध्यान से देखना। हॉरिजॉन्टली हम किसको बनाते हैं, सबसे पहले जो सबके बीच में कॉमन हो। पिछली बार सबके बीच में कॉमन क्या था, इट वाज करंट। इस बार सबके बीच में कॉमन क्या है, इट्स दी पोटेंशियल सप्लाई V। तो आप इसको बना लो, ठीक, एंड ऐसे कर दो, बढ़िया। अब आप जानते हो कि अब आपके पास रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है। रेजिस्टर का करंट पोटेंशियल डिफरेंस के साथ होता है, तो यहां पर आप रेजिस्टर का करंट दिखा दो। सो दिस इज गोइंग टू बी I अक्रॉस दी रेजिस्टर। इंडक्टर का करंट पोटेंशियल को लैग करता है, ध्यान देना, इंडक्टर का पोटेंशियल करंट को लीड करता है, तो इंडक्टर का करंट पोटेंशियल को लैग करता है, कितने से, π/2 से। तो आप यहां पर बना देना I अक्रॉस L। सिमिलरली यहां पर आपका बन जाएगा I अक्रॉस C। अब आप जानते हो कि भैया I को लिखा जा सकता है V अपॉन XL, V अपॉन XC, IR को V अपॉन R, V कट, तो 1 अपॉन XL, 1 अपॉन XC, 1 अपॉन R। तो यहां पर what I'm going to do is I am going to substitute. I can write I across R is equal to V upon R. I can write I across C is equal to V upon XC. I can write I across L is equal to V upon XL. और V upon XL सबके बीच में V कॉमन है, तो यहां पर कट जाएगा। And the modified phasor diagram is going to look something like this. This will be represented as 1 upon R. This will be represented as 1 upon XL, and this will be represented as 1 upon XC। इसको, ये वाला टर्म देखना, इसको ऊपर लिख रहा हूं, I को लिख सकता हूं V अपॉन Z, इसको लिख सकता हूं इसको लिख सकता हूं मैं
v upon, this is basically the whole as a vector, so v upon z, and I can write this as v upon xl plus v upon xc plus v upon xr. तो आप यहां पर v को कट कर दीजिए, you will have 1 upon z as a vector, you will have 1 upon z is equal to 1 upon xl plus 1 upon xc plus 1 upon xr ना लिख करके r लिख दो, so 1 upon r. But in this case you will be treating this whole term as a vector, this whole term as a vector, this whole term as a vector, this whole term as a vector. 1 upon z, 1 upon xl, 1 upon xc, 1 upon r. तो ये रहा आपका वो टर्म. अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस एनालिसिस को थोड़ा मैं कंटिन्यू करता हूं. आई एम सेइंग कि let's say 1 upon xl or is, or let's say 1 upon xc is greater than 1 upon xl. This is greater than this, that is xl is greater than xc. अगर हमें ये दे रखा हुआ है, then it would look like, ये कैसे दिखेगा, ये डायग्राम is going to look like this. ये वाला टर्म इससे ज्यादा है, so yes, ये वाले टर्म इससे ज्यादा है, तो इसको हम लिखेंगे 1 upon xc minus 1 upon xl, और ये वाला टर्म हमारा हो जाएगा r, 1 upon r. तो ये हमारा टर्म हो जाएगा 1 upon r. और इन सब को सॉल्व करने के बाद दो वेक्टर दिख रहा है ना, दो वेक्टर दिख रहा है यहां पर आपको, और ये कितना हो जा रहा है हमारा, दिस इज गोइंग टू बी 1 upon xc minus 1 upon xl. तो इन दो वेक्टर का पैरेललोग्राम लॉ अगर आप लगाओगे, तो पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से आपको ये रिजल्टेंट दिखाई देगा, और ये रिजल्टेंट जो होगा इट इज गोइंग टू बी 1 upon z. और यहां से आपको दिखेगा दैट 1 upon z the whole square is equal to 1 upon xc minus 1 upon xl the whole square plus 1 upon r the whole square. ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा, और इस फॉर्मूला को यूज करने से आप z की वैल्यू निकाल लोगे. z की वैल्यू निकाल लोगे तो आपको IL मिल जाएगा, IC मिल जाएगा, IR मिल जाएगा, I मिल जाएगा, एंड द होल प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड. तो पैरेलल में कॉन्सेप्ट वही रहता है, थोड़ा सा अप्रोच बदल जाता है. वहां पर फेजर डायग्राम बनता है XC, XL और R के बीच में, यहां फेजर डायग्राम बनता है 1 upon XL, 1 upon XC और 1 upon R के बीच में. वहां पर रिजल्टेंट Z होता है, यहां पर रिजल्टेंट 1 by Z आता है, लेकिन अल्टीमेटली वी विल एंड अप फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ Z ओनली. सो पॉज करो, नोट करो. So far in this lecture, we have studied about the analysis of an LCR circuit. अब मैंने आपको LCR circuit का analysis बता दिया है. So I don't need to tell you कि LC circuit का analysis कैसे होगा, LR circuit का कैसे होगा, RC circuit का कैसे होगा. You're smart enough. If you're talking about LC circuit, R निकालो. If you're talking about LR circuit, C निकालो. If you're talking about RC circuit, L निकाल दो. And that's how the analysis will be complete. In fact, LCR circuit से कई ज़्यादा आसान तो वो circuit बनने वाले हैं. Now we're going to talk about some important factor about power produced in an AC circuit, कि एक AC circuit में कितना power produce होता है. सबसे पहला terminology आपके सामने आएगा instantaneous power. So instantaneous power लिखा जाता है PI is equal to instantaneous potential difference and instantaneous current, कि उस moment पे current कितना है. तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा, उस मोमेंट पे आपका जो भी उस समय आपका जो है पोटेंशियल डिफरेंस हो, लेट्स से इट इज V max साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, और लेट्स से उस समय करंट कितना है I max साइन ऑफ ओमेगा टी. तो बस इस वैल्यू को यहां पर लिख दो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिर्फ उन वैल्यूज को लिख दो. उस मोमेंट पे करंट कितना है, उस मोमेंट पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपके पूरे सर्किट का. आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट सर्किट, मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज की बात नहीं कर रहा. आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट सर्किट. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट सर्किट, देन दिस इज बेसिकली द सप्लाई वोल्टेज. हाँ, ये सप्लाई वोल्टेज की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, बिकॉज मैं पूरे सर्किट की बात कर रहा हूं इस मोमेंट पे. पूरे सर्किट में सप्लाई वोल्टेज तो एक ही होगा ना. तो इस तरह से आपने इंस्टेंटेनियस पावर लिख दिया. अब एवरेज पावर कैसे लिखते हैं? द फंडामेंटल फॉर्मूला फॉर एवरेज पावर इज, एवरेज किसी भी चीज का एवरेज क्या होता है, इंटीग्रेशन पावर विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपॉन इंटीग्रेशन टाइम.
और टाइम क्या रखेंगे हम लोग, जीरो से लेकर कैपिटल टी, जीरो से लेकर कैपिटल टी। जब आप इस इंटीग्रेशन को करते हैं तो आपको पावर की वैल्यू निकल कर आती है, पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ फाई। इसको आपको याद रखना है। दिस इज द एवरेज पावर प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट, ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्रू पावर in the complete cycle. VRMS, IRMS, cos phi. I must not tell you VRMS is equal to Vmax upon root 2, IRMS is equal to Imax upon root 2, and cos of phi. If you remember cos of phi, तो cos of phi की वैल्यू मैं तुम्हें लिखा चुका हूं. That was in the LCR circuit में जब मैंने फेजर डायग्राम बनाया था. But I'll come to that. Don't worry, अलग से दिखते उसको. Let's talk about apparent power. Apparent power क्या होता है? See, apparent power और virtual power is the power that you think कि सर्किट में प्रोड्यूस हुआ होगा, बट एक्चुअली में वो प्रोड्यूस नहीं होता. The apparent power is given as P apparent is equal to VRMS IRMS. तुम खुद सोचो ना, तुम क्या सोचोगे कि अच्छा इफेक्टिव वोल्टेज तो VRMS है, ठीक है, इफेक्टिव करंट तो IRMS है, और पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट, तो इसका मतलब पावर होगा VRMS IRMS, और हम फट से ऐसा बोल दोगे ऐसा. बट इन दिस केस दैट इज नॉट द एक्चुअल पावर, दैट इज द वर्चुअल पावर, क्योंकि हमने अपने एनालिसिस से देखा है कि जो एक्चुअल पावर होने वाला है यहां पर, जो आपका ट्रू पावर होने वाला है, उसमें cos phi का टर्म निकल कर आता है, एंड हेंस जो है आपका एपरेंट पावर जो है VRMS IRMS होता है. एक टर्म दिखाया जाता है पावर फैक्टर. फैक्टर का मतलब क्या होता है, रेशियो. सो इट हैज टू बी अ रेशियो. तो पावर फैक्टर जो होता है वो दिया जाता है आपका ट्रू पावर अपॉन apparent पावर. ट्रू पावर अपॉन apparent पावर. ट्रू पावर आपका कितना हो जाएगा, VRMS IRMS cos phi, VRMS IRMS ये निकल कर आ जाएगा cos of phi. तो ये cos of phi इसकी वैल्यू निकल कर आती है. अब इतना cos of phi की बात चल रही है, तो cos of phi है क्या? इफ यू रिमेंबर, मैंने तुम्हें बनाया था, डायग्राम बनाकर दिखाया था कि ये आपका होता था R, ये आपका निकल कर आया था XL माइनस XC, और इन दोनों का रिजल्टेंट निकल कर आया था ये Z, और ये जो था, अच्छा ये cos of phi नहीं बोलते अपन, एक काम करते हैं, हमने तो इसको cos of del बोल रखा है ना, तो del बोलो, अच्छा लगेगा, तो अपन इसको बोलेंगे cos of del. तो ये जो एंगल निकल कर आया था that was del, और यहां से हम बोल सकते हैं that tan of del is equal to XL minus XC upon R, और cos of del को आप लिख सकते हो R upon Z. और z की वैल्यू तो आपको लिखना बड़ी आसानी से आता है, यहां से आप z लिख लो, z is going to be under root of xl minus xc the whole square plus r square. यहां से z की वैल्यू लिख दो. Now let's talk about whatless current. Whatless current क्या होता है? Whatless current is basically that component of current जो कि सर्किट में पावर प्रोड्यूस नहीं करता या पावर कंज्यूम होने नहीं देता. यानी कि दिस इज बेसिकली component of current that does not produce power in circuit. सर्किट में पावर प्रोड्यूस नहीं करता, वो कंपोनेंट को हम कहते हैं वॉटलेस करंट. कैसे समझना, इफ यू आर एबल टू रिमेंबर, ये जो Z है इसका एक और डायग्राम हुआ करता था जिसमें हमने जो है R की जगह, इसका एक और डायग्राम, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर, इसका एक और डायग्राम कैसा था, इसका फंडामेंटल डायग्राम अगर आप देखोगे तो कैसा निकल कर आ रहा था. इनफैक्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि यस, इफ यू रिमेंबर दिस Z corresponded to the total potential difference, right? ये Z टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को करस्पॉन्ड करता था, और R के अलोंग आपका जो है करंट था I. तो अगर आप इसको प्लॉट करेंगे यहां पर तो आपको दिखेगा कि दिस इज V एंड दिस इज I. यहां पर देखना, अगर आप इस डायग्राम को ऐसे प्लॉट करते हैं ना, इसको बोलते हैं आप R, इसको बोलते हैं आप XL, इसको बोलते हैं आप XC, राइट? तो R सबको I से मल्टीप्लाई कर दो, सबको I से मल्टीप्लाई कर देते, तो यहां पर भी I मल्टीप्लाई करते, यहां पर भी I करते, यहां पर भी I करते, तो ये कैसा दिखता डायग्राम? ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखता. ऊपर हो जाता आपका VL, यहां हो जाता आपका VR, और यहां पर हो जाता आपका VC, और इसको सॉल्व करने के बाद यहां पर आपका निकल कर आता V. जैसे यहां पर सॉल्व करने के बाद ये निकल कर आ गया आपका Z.
राइट? तो ये आपका V हो जाएगा और ये वैल्यू जो होगा दिस इज अगेन गोइंग टू बी डेल। आप करंट के दो कंपोनेंट निकालो यहां पर करंट का दो कंपोनेंट निकालोगे तो आपको दिखेगा कि ये I है, तो दिस इज गोइंग टू बी I cos ऑफ डेल एंड दिस इज गोइंग टू बी I साइन ऑफ डेल। ये जो करंट का कंपोनेंट आपके पोटेंशियल से परपेंडिकुलर निकल कर आ गया, इसको हम कहते हैं वॉटलेस करंट। इसे वॉटलेस करंट कहा जाता है, ठीक है? और दूसरा तरीका इसको याद रखने का एक और है। जब आपने एवरेज पावर लिखा तो एवरेज पावर में जो है कॉस ऑफ डेल आया था, तो अगर साथ में देखोगे तो कॉस ऑफ डेल आया था, तो आपके वॉटलेस करंट में हैज टू बी साइन ऑफ डेल, क्योंकि कॉस ऑफ डेल तो पावर प्रोड्यूस करने में चला गया, तो वॉटलेस करंट में क्या हो जाएगा? इट्स गोइंग टू बी साइन ऑफ डेल। तो इस तरीके से पावर ऑफ अ सर्किट में ये सारे फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। आई थिंक मोर और लेस वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ इट, एक्सेप्ट देयर आर लाइक 2 to 3 टॉपिक्स दैट आई वुड लाइक टू टच अपॉन। तो आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को पॉज करने के बाद इसको नोट करो, फिर आखिरी 3 टॉपिक देखते हैं। वेल, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट ऑफ एसी रिविजन, जहां पर हम कुछ आखिरी के टर्मिनोलॉजीज को जानने की हमें जरूरत है, जिसे हम समझेंगे। आपको बस टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चीजें आप पढ़ चुके हो, बस टर्मिनोलॉजी के बारे में पता हो, सवाल आए, वैल्यू फीड इन करो, गेट द आंसर। सबसे पहला रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस का मतलब समझना, रेजोनेंस का मतलब पावर मैक्सिमम होना चाहिए, पावर मैक्सिमम होना चाहिए। और आपने पावर का फॉर्मूला पढ़ा है कि एवरेज पावर इज VRMS IRMS cos ऑफ फाई। पावर मैक्सिमम कब होगा? व्हेन cos ऑफ फाई इक्वल्स टू 1। cos ऑफ फाई इक्वल टू 1 का मतलब क्या होने वाला है आपका? इमेजिन cos ऑफ फाई इक्वल टू 1 कब हो पाएगा? cos ऑफ फाई होता क्या है? cos ऑफ फाई इज इक्वल टू R अपॉन Z, एंड इफ cos ऑफ फाई इक्वल टू 1 देयरफॉर R इक्वल टू Z हो जाएगा। और Z की वैल्यू तो हमने लिखी थी अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC द होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और अगर Z इक्वल टू R हो गया, देन इन दैट केस आई विल बी राइटिंग इट एज R स्क्वायर इज इक्वल टू XL माइनस XC द होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसको कट कर दो, यहां से इंप्लाई होता है दैट XL इज इक्वल टू XC, दैट इज ओमेगा L इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, therefore omega is equal to 1 upon under root of LC. This is called as resonant frequency. वो फ्रीक्वेंसी जिस पे आपके ऑल्टरनेटिंग करंट के सर्किट का पावर मैक्सिमम होगा। अब सिंस हमें ओमेगा रेजोनेंस पता चल गया है, एक है ना बड़ा अच्छा सा कर्व होता है। कौन सा कर्व होता है? ये चोक कॉइल के बारे में बाद में बात करते हैं, जगह थोड़ी कम पड़ रही है मुझे। एक है ना आपका पावर ऑफ एसी सर्किट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का एक कर्व होता है, और वो कर्व कुछ इस तरह से होता है। इट्स अ बेल कर्व, इस तरह का आपका बेल कर्व निकल कर आता है। तो आपका पावर मैक्सिमम कब होता है? ये रेड से मार्क कर रहा हूं मैं, ये P मैक्स आपका निकल कर आता है ओमेगा रेजोनेंस पर। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर आप जो है P मैक्स निकालते हैं। तो यहां पर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा? वो फ्रीक्वेंसी जिसपे आपका पावर हाफ हो जाए। तो आपका हाफ पावर अगर आप देखोगे, सिर्फ दिस इज P मैक्स, तो ये आपका P मैक्स बाई 2 हो जाएगा। तो इस पे आपको मिलेगा 2 पॉइंट, ये और ये। देन दिस, इसको ऐसे कनेक्ट कर लीजिए, दिस इज ओमेगा 1 एंड दिस इज ओमेगा 2। दीज आर कॉल्ड एज हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। Omega 1 is lower half power frequency and omega 2 is upper half power frequency. अगर आप देखेंगे तो यहां पर this point corresponds to XL is equal to XC. ये पॉइंट ओमेगा R पे XL इक्वल टू XC होता है। देखो X इक्वल टू XC आपको ओमेगा R देता है, तो ओमेगा R पे XL इक्वल टू XC होता है। इससे पहले यहां पर आपका XL लेस देन XC होता है, इससे यहां पर आपका XL ग्रेटर देन XC होता है। XL मतलब इंडक्टिव, यानी कि इस रीजन में आपका सर्किट मोर ऑफ अ कैपेसिटिव होता है, और इस रीजन में आपका सर्किट जो है मोर ऑफ अ इंडक्टिव सर्किट होता है। तो इस जानकारी को आप जान के रखो। अब बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ होता है इनके बीच का डिफरेंस।
ये जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस होता है इसे हम कहते हैं बैंड विथ। तो ये होता है हमारा बैंडविड्थ, जो इसके बीच का डिफरेंस होता है। इसकी वैल्यू को हम लिख लेते हैं डायरेक्टली। सो आप अगर बैंडविड्थ की वैल्यू जब लिखना चाहेंगे तो ये जो बैंडविड्थ की वैल्यू होती है इसको हम डेल्टा ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है R अपॉन L। याद रखने की जरूरत है, उससे ज्यादा आपको कुछ और नहीं आने वाला, इससे सिर्फ आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। एंड लेट्स कम बैक टू द क्वालिटी फैक्टर। अब क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर इज QF। इट हैज अ डायरेक्ट फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिमेंबर। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला दिया गया है 2 पाई मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड अपॉन मैक्सिमम एनर्जी डिसिपेटेड, राइट? सो this is given as 2 pi into maximum energy stored. So basically 2 pi upon T, maximum energy stored upon energy dissipated. ठीक है। क्वालिटी फैक्टर क्या बता रहे हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वालिटी सर्किट का कितना अच्छा है कि आपका एनर्जी जो है स्टोर हुआ अपॉन एनर्जी डिसिपेट। कम से कम एनर्जी डिसिपेट करके ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर करोगे, अच्छी क्वालिटी का है। कम एनर्जी स्टोर करोगे, ज्यादा डिसिपेट कर जाओगे, बहुत खराब क्वालिटी का है। तो क्वालिटी फैक्टर का आप अल्टीमेटली फॉर्मूला देखोगे, देन इट टर्न्स आउट टू बी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। ये फॉर्मूला निकल कर आ जाता है। और जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आप निकाल चुके हैं, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट LC, और बैंडविड्थ का फॉर्मूला है R अपॉन L। तो ये अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है द वैल्यू टर्न्स आउट टू बी L अपॉन R, yes, 1 upon R under root L by C. So it turns out to be 1 upon R under root of L by C. तो इसको आपको याद रखने की जरूरत है। क्वालिटी फैक्टर is 2 pi upon T maximum energy stored upon energy dissipated. Maximum energy stored will correspond to resonant frequency. Energy dissipated will correspond to bandwidth. So this will be resonant frequency upon bandwidth. ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। And this is how you end up getting the ratio of it. तो आपको अगर ये भी याद रहे इस केस में, तो ये लिखना कोई मुश्किल बात नहीं थी, बस ये याद रखना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, और आपको बैंडविड्थ लिखना आना चाहिए। दूसरा तरीका, आपको हो सकता है कर्व दे दिया हो इस तरह का, एनर्जी पावर वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व दे दे और बोले आपसे कि बताओ किसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है। तो क्वालिटी फैक्टर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ। यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो और आपका जो बैंडविड्थ कम हो। ऐसे केस में जिसमें आपका बैंडविड्थ कम होगा, यानी कर्व आपका ऐसा फैला हुआ ना रहे। व्हेन आई से फैला हुआ कर्व, व्हिच आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, एक काम करता हूं, जस्ट इसको नोट कर लो, इसे नोट करो, मैं इसको रब कर रहा हूं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्वालिटी फैक्टर क्या होने वाला है। थोड़ा सा डिटेल देते हैं इसके ऊपर। यहां पर क्वालिटी फैक्टर को एक्सप्लेन कर रहा हूं फर्दर। क्वालिटी फैक्टर कर्व को समझने की कोशिश करना। एक कर्व मैंने आपका ये बनाया और दूसरा कर्व मैंने आपका ये बनाया। इन दिस केस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दिस कर्व हैज हायर क्वालिटी फैक्टर बिकॉज दिस कर्व हैज कम बैंडविड्थ, दिस कर्व हैज ज्यादा बैंडविड्थ। खुद देखना, इसकी बैंडविड्थ अगर आप देखोगे तो कितना होगा, इसकी बैंडविड्थ यहां से यहां तक होगी, whereas इसकी बैंडविड्थ इतनी ज्यादा होने वाली है। This has a lower bandwidth, this has a higher bandwidth. यानी कर्व जितना शार्प हो उतना ज्यादा क्वालिटी फैक्टर, कर्व जितना फ्लैट हो उतना कम क्वालिटी फैक्टर। इज वन ऑफ द वे इन विच यू कैन अंडरस्टैंड, ग्राफ को देखते आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्वालिटी फैक्टर कैसा होगा। नाउ व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज यू आर सपोज्ड टू पॉज द वीडियो, क्योंकि मैं अब बात करने जाने वाला हूं चोक कॉइल की। दैट विल बी द लास्ट पार्ट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट। सो आप जो है इसे पॉज करो, नोट करो। मैं जो है यहां इसे रब कर दे रहा हूं बिकॉज मुझे चोक कॉइल के बारे में बात करना है, राइट? सो आई एम गोइंग टू रब दिस। Yes, very quickly. Let's talk about choke coil. चोक कॉइल क्या होता है? सबसे पहली चीज, चोक कॉइल जो है उसका हाउ डज इट लुक लाइक? तो चोक कॉइल में यू हैव अ
soft you have a soft iron core. सॉफ्ट आयरन का कोर होता है और इस आयरन कोर के अराउंड आपके वायर्स इस तरह से वाउंड होते हैं. तो ये जो आपका वायर होता है दिस इज अ कॉपर वायर. Cu का ये वायर होता है. लेकिन ये कॉपर वायर जो होता है हम इसको थिक लेते हैं. थिक कॉपर वायर हमें लेने की जरूरत होती है. ठीक है, थिक कॉपर वायर वुंड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर. तो चोक कॉइल अगर आप देखेंगे तो ये अपने आप में एक इंडक्टर है. ध्यान से देखो, अगर आप किसी भी वायर को एक सॉफ्ट आयरन कोर के अराउंड वुंड कर दोगे तो इट बिकम्स एन इंडक्टर. सो चोक कॉइल इज एन इंडक्टर. और इंडक्टर का पर्पस क्या होता है? इंडक्टर का पर्पस होता है टू रेस्ट्रिक्ट द चेंज इन करंट. इंडक्टर करंट को चेंज होने नहीं देता. तो यहां पर इसका पर्पस अगर मैं लिखना चाहूं तो चोक कॉइल का मैं पर्पस लिखूंगा टू रेस्ट्रिक्ट चेंज इन करंट को चेंज होने नहीं देना है. तो आपका जो चोक कॉइल होगा वो चोक कॉइल के दो चीजें होंगी इसमें. ऑब्वियसली बात है उसका इंडक्टेंस होगा L बट उसका रेजिस्टेंस भी होगा R बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सर्टेन मटेरियल. बिकॉज कॉपर वायर का रेजिस्टेंस है. हाँ, वो आयरन सॉफ्ट कोर का इंडक्टेंस है बट कॉपर वायर का रेजिस्टेंस भी है. तो क्या होगा कि मैंने अपने कॉपर वायर को थिक लिया है. मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होता है तो हम रेजिस्टेंस को कम रखते हैं और इंडक्टेंस को बढ़ाते हैं. तो जब भी अगर आपसे कोई बोले कि आपका जो चोक कॉइल होता है वो ऑलमोस्ट इंडक्टिव होता है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बिकॉज द रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल. रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल के बराबर हो जाता है. अगर आपसे कोई बोले आपसे कि आपका आइडियल चोक कॉइल है, कि आपका जो चोक कॉइल है वो एकदम आइडियल दे रखा हुआ है तो उसके रेजिस्टेंस को ले लेना 0 और सिर्फ अगर उसमें कुछ होगा तो वो इंडक्टेंस ही उसके अंदर मौजूद होगा. और उसके हिसाब से नॉर्मल जो सर्किट को हम सॉल्व करते हैं उसी तरह से आप सर्किट को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाना. जो डीलिंग इंडक्टर के साथ किया था वही डीलिंग यहां पर चोक कॉइल के साथ भी करना. आइडियल चोक कॉइल का रेजिस्टेंस हो जाएगा 0. नाउ इन दिस सेशन जो कि मुझे लगता है करीब 2-2.25 घंटे का हो चुका है, मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट के ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट को टच किया है. मैंने इसमें ट्रांसफार्मर की बात नहीं की है. इट इज वेरी सिंपल, जाकर के देख लो. इट्स वेरी वेरी सिंपल. बट मैंने वही चीजें कवर की है जो बहुत टिपिकल इन नेचर है, जिसे समझना थोड़ा मुश्किल था. मैंने उसी को कवर करने की इसमें कोशिश की है. नाउ मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि 1-1.5 घंटे में मैं कोशिश करूंगा कि मैं थियोरेटिकली इसको कवर करूं और उसके बाद करीबन 10-15 सवाल मैं सॉल्व करूंगा. बट अनफॉर्चुनेटली मुझे 2-2.25 घंटे लग चुके हैं इसका थियोरी पार्ट कवर करने के लिए. तो इस पर्टिकुलर सेशन में मैं न्यूमेरिकल कवर नहीं कर रहा. बट व्हाट आई एम टेलिंग यू इज इसका जो अगला सेशन होगा इसके कंटिन्यूएशन में, जो कि मैं प्रॉब्ली नेक्स्ट 2 दिनों में बना दूंगा, तो उस पर्टिकुलर सेशन में हम 15 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है इन कॉन्सेप्ट्स को डायरेक्ट अप्लाई करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ठीक है, और वो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको सारे फॉर्मूला भी एक बार रिवाइज करा दूंगा और शायद जरूरत ना पड़े. इस सेशन को देख लेना, सारी चीजें अपने आप रिवाइज हो जाएगी. सो अब जो इस सेशन को अटेंड करने के बाद कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कि इट इज थोड़ा मेमोरी ड्रिवन, मोर लॉजिक ड्रिवन. समझ में आना चाहिए. The crux is the understanding of the concept called as phasor diagram. आपको पता होना चाहिए कि इंडिविजुअली रेजिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव सर्किट कैसा होता है, LCR सर्किट कैसा होता है, उसमें रिएक्टेंस क्या होता है, इंपेडेंस क्या होता है. इंपेडेंस अल्टीमेटली हमें निकालना है, कौन किसको लीड कर रहा है, कौन किसको लैग कर रहा है, कब जो है पोटेंशियल वेक्टर की तरह ट्रीट होगा, कब करंट वेक्टर की तरह ट्रीट होगा. सीरीज अगर LCR सर्किट है तो पोटेंशियल वेक्टर की तरह ट्रीट होता है. करंट सब में कॉमन होता है कि किस में करंट कॉमन है, किस में क्या वैल्यू अलग अलग निकल कर आने वाली है, किस में इंपेडेंस कैसे निकालना है, कैसे हमने फेजर डायग्राम बना देना है, और इंपेडेंस निकल गया तो अल्टीमेटली एवरी प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड. आपको ये छोटे मोटे टर्मिनोलॉजीज का मतलब पता होना चाहिए, राइट? अदर देन दिस I mean, if you need any more videos जिसमें आपको चाहिए कि 2 से 3 घंटे में हम पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करें, then definitely इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में you will have my WhatsApp number. Send across a WhatsApp, you know, mentioning the topic that you want to cover or probably the chapter that you want to cover. तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस पर वीडियो बना पाऊं. If you have any feedback for the video in terms of the quality of the video, content of the video, delivery style, the voice, the presentation, anything that you
have got in your mind, तो मुझे जरूर व्हाट्सएप करो उससे रिलेटेड एंड लेट मी नो हाउ कैन आई इंप्रूव एंड मेक बेटर वीडियोस, ताकि आप लोगों को, टू ऑल माय स्टूडेंट्स who are currently studying with me, to all those students who do not study with me, उनको अच्छे से अच्छे क्वालिटी कंटेंट हम प्रोवाइड कर सके. And in case you like the video, do subscribe to my channel. Click the subscribe button, like, give me a thumbs up, share this video widely with your friends जो कि JEE NEET या CBSE के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, and let them know, let them also learn alternating current in just 2 to 2.5 hours. It was, we'll meet once again with the problem solving part in probably next 2 days. Thank you so much. Bye.